प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने अहम ऐलान किया है कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। पवार ने मंगलवार दोपहर एनसीपी अध्यक्ष पद को छोड़ने की घोषणा की है। मुंबई में अपनी आत्मकथा लोक माझे संगाई के विमोचन के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। 82 वर्षीय शरद पवार ने कहा, मुझे पता है कब रुकना है। मैंने एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति गठित की है जो अगले अध्यक्ष के बारे में फैसला करेगी। शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन एनसीपी चीफ के तौर पर नहीं। बता दें कि शरद पवार के साथ उनकी पत्नी प्रतिभा भी मौजूद थी। शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद के इस्तीफा देते ही पार्टी कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ता हैरान रह गए। इस दौरान कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे। पार्टी नेता शरद पवार से अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कुछ नेता शरद पवार को मनाते नजर आए, कुछ पदाधिकारी तो भावुक भी हो गए। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि हम शरद पवार के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेंगे, हम फैसले पर विचार करने की अपील करते हैं। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार ने इस्तीफे के ऐलान से पहले किसी को भी भरोसे में नहीं लिया। वहीं अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार एनसीपी की समिति के इस फैसले का पालन करेंगे। पार्टी नेता अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब ने खुद कुछ दिन पहले ही बदलाव की जरूरत की बात कही थी। हमें उनके फैसले को उनकी उम्र और सेहत को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबको समय के हिसाब से फैसला लेना है। पवार साहब ने जो फैसला लिया है वो उसे वापस नहीं लेंगे। अजीत ने आगे कहा कि पवार साहब, शरद पवार हमेशा एनसीपी परिवार के मुखिया रहेंगे। जो भी नया अध्यक्ष होगा वह पवार साहब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। चलिए अब पाकिस्तान की बात कर लें। इतिहास के बेहद ही खराब आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान में हालत अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। महंगाई के नए आंकड़ों से कम यही लगता है कि यहाँ पर तंगहाली ने आम जनता की जीना मुहाल किया हुआ है। अप्रैल महीने में महंगाई दर 36.82% रिकॉर्ड की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की तरफ से जरूरी राहत पैकेज को हासिल करने के मकसद से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। इनमें नई कर दरों को लाना और ईंधन के दामों में वृद्धि करना शामिल था। बताया जा रहा है कि उन्हीं फैसलों की वजह से हालात ऐसे हुए हैं जिस बात की आशंका पिछले 1 साल से लगाई जा रही थी, अब वह सच साबित हो गई है। पाकिस्तान श्रीलंका या यूं कहें उससे भी खराब स्थिति में पहुंच गया है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में महंगाई दर में एक महीने के अंदर ही 2.41% का इजाफा हुआ है, जबकि औसतन महंगाई दर पिछले 1 साल से 28.33% पर ही अटकी हुई है। वित्तीय कुप्रबंधन और राजनीतिक अस्थिरता के वर्षों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पतन के कगार पर धकेल दिया है। वैश्विक ऊर्जा संकट और 2022 में देश के 1/3 हिस्से को पानी डुबो देने वाली विनाशकारी बाढ़ ने इस स्थिति को और विकट बना दिया। खाद्य कीमतों में वृद्धि और परिवहन लागत में वृद्धि के साथ गरीब पाकिस्तानी आर्थिक उथल पुथल का खामियाजा भुगत रहे हैं। रावलपिंडी की रहने वाली जेबू निशा ने कहा है कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। बचत तो दूर, मासिक खर्च भी पूरा करना मुश्किल है। 1 साल पहले की तुलना में अप्रैल में खाद्य कीमतों में करीब 50% का इजाफा हुआ था, जबकि परिवहन लागत 57% ज़्यादा थी। देश को इस संकट के चक्रव्यूह से निकालने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साल 2019 में IMF के साथ हुए $6.5 बिलियन के लोन पैकेज को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। IMF की तरफ से और ज़्यादा कड़े सुधारों की मांग की जा रही है। जो नई मांग IMF ने रखी है उसमें करों में इजाफा और सब्सिडी में कटौती शामिल है। सरकार ऐसा करेगी फिलहाल नहीं नजर आता, क्योंकि अक्टूबर में आम चुनाव होने हैं और अगर ऐसा कोई भी फैसला लिया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ वोटर्स को नाराज़ करना होगा। पाकिस्तान को मित्र राष्ट्रों से द्विपक्षीय समर्थन की गारंटी भी हासिल करनी है, जिसमें चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि IMF डील के बाद भी मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद है। आइए हम सर्बिया की बात करें। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में फायरिंग की घटना सामने आई है। समाचार एजेंसी AP के अनुसार एक 14 वर्षीय लड़के ने बेलग्रेड के एक स्कूल में छात्रों और सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग की है। इसमें 8 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी AP ने सर्बियाई पुलिस के हवाले से बताया कि बेलग्रेड स्कूल में गोलाबारी में 8 बच्चों समेत सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। सर्बियाई पुलिस ने कहा कि स्कूल में फायरिंग में कई लोगों को गोली लगी थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना राजधानी बेलग्रेड के स्कूल में घटित हुई है। पुलिस ने बताया कि 7वीं कक्षा का एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक ने बताया कि इस फायरिंग में स्कूल के सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है। शिक्षक ने कहा कि मैंने उसे टेबल के नीचे पड़ा देखा, जबकि 2 लड़कियों की शर्ट पर खून लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि शूटर शांत स्वभाव का एक अच्छा लड़का था। वह हाल ही में उसी कक्षा में शामिल हुआ था। पुलिस ने उस गली को भी ब्लॉक कर दिया जहां फायरिंग हुई थी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि घायलों का इलाज किया जा रहा है। गोली मारने के पीछे की मंशा की जांच की जा रही है। सर्बिया में गोलीबारी की इस घटना से हर कोई हैरान है, क्योंकि यहाँ बंदूकों को लेकर कड़े कानून हैं। फिलहाल फायरिंग किस वजह से की गई है अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया है।
आपने पहाड़ों पर मौजूद कई गर्म पानी के सोते के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी गर्म पानी की नदी के बारे में सुना है? दुनिया में एक नदी है जिसका पानी गर्म है। गर्म ही नहीं, इस नदी का पानी उबल रहा होता है। इस नदी का नाम सनय टिम्पिस्का नदी है, जो पेरू के इलाके में मौजूद अमेजन रेन फॉरेस्ट में है। यह नदी 6.4 किलोमीटर लंबी है। रिकॉर्ड के मुताबिक इस नदी का पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट 93.33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस नदी के किनारे पर हरे भरे जंगल हैं जो एक 60 फीट की दीवार बनाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह नदी पवित्र है, जिसमें रोगों को ख़त्म करने की ताकत है। उनका कहना है कि पेरू के रहने वाले एक शख्स ने अपने पोते एंड्रेस रूजो को सनय टिम्पिस्का नदी की कहानी सुनाई थी। इसे ला बाम्बा और बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब सूर्य की गर्मी से उबलने वाला है। एंड्रेस रूजो जब भूभौतिकीविद बने तो उन्होंने इस नदी की खोजने के लिए टेस्ट शुरू किया। उन्होंने पेरू का एक थर्मल नक्शा बनाकर इसकी शुरुआत की और अंततः एक असामान्य रूप से बड़ी गर्म जगह को खोजा। ये किसी भी महाद्वीप पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी भूतापीय स्थानों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रेस रूजो नवंबर 2011 में मध्य पेरू में एक अभियान पर गए थे ताकि वह इस उबलती हुई नदी को देख सके। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि लोग मानते हैं कि नदी छोटे से शहर मयंतु आकू के जादूगर की ओर से संरक्षित है, जो एक चिकित्सा केंद्र है। वहाँ उन्हें समन से पानी के अध्ययन की विशेष अनुमति मिली। उन्होंने पाया कि यहाँ पानी का तापमान 120 डिग्री से लेकर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है। आइए अब हम गर्मी के बारे में बात कर ले। मई वो महीना है जब देश के अलग हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ती है और कई राज्यों में गर्मी की लहर की वजह से तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चढ़ जाता है। ये सिलसिला हर साल मार्च महीने से ही शुरू हो जाता है और अप्रैल से लेकर मई और जून में सूरज अपने पूरे तेज में रहता है। लेकिन इस बार गर्मी की लहर अप्रैल की 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ही रही, ऐसा देश के मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े बताते हैं। ये सिलसिला सिर्फ उत्तरी भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिण, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में कमोपेश यही हालत रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत में अप्रैल की 29 तारीख से लेकर 2 मई तक लगभग सभी राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हो रहा है। इसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में बर्फबारी तो हो रही है, मैदानी इलाकों, मध्य और पूर्वी भारत में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। बदले हुए मौसम का अपने आप में ये अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर मौसम को लेकर अनुभव साझा भी कर रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या इस बार गर्मी का मौसम आएगा ही नहीं। मौसम वैज्ञानिक नवदीप दहिया ने ट्वीट कर कहा कि गर्मियां आने की बजाय सर्दियां वापस लौट रही हैं। उन्होंने उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में दर्ज किए गए अधिकतम तापमान का आंकड़ा साझा करते हुए बताया है कि धर्मशाला में अधिकतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में ये 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 13 डिग्री कम है। उसी तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 10 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है, जो मई महीने के लिए एक अनोखी रिकॉर्ड है। दक्षिण भारत में भी मूसलाधार बारिश की वजह से पारा काफ़ी नीचे आ गया है। तमिलनाडु और केरल में जमकर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में 90 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। मध्य भारत, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में भी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में तूफान के साथ बारिश हो रही है। वो कहते हैं कि यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय और आसपास के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम की जानकारी देने वाले ट्विटर हैंडल क्लाउड मैट वेदर ने सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से बताया कि पाकिस्तान की ओर से दबाव का एक बड़ा प्रभाव उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तूफान के साथ तेज बारिश और ओले पड़ने की संभावना है। लाइव वेदर ऑफ इंडिया के मुख्य संचालन अधिकारी शुभम के अनुसार इस बार मई महीने में दर्ज किए गए तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल में तापमान की जानकारी साझा करते हुए कहा कि ऐसा कई सालों में नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में अधिकतम तापमान 20.5 दर्ज किया गया है। मौसम के बर्ताव में हो रहे बदलाव की वजह से मौसम वैज्ञानिक और शोध में लगे हैं, क्योंकि इस साल के फरवरी माह में गर्मी के रिकॉर्ड तोड़े थे। इस साल का फरवरी माह वर्ष 1901 से लेकर इस साल तक का सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने भी सैटेलाइट की तस्वीरें जारी की हैं, जिनसे पता चलता है कि देश के सभी राज्यों में इस महीने सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। पिछले 3 महीनों में आपको इतना तो पता चल ही गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से काम की दुनिया को बदल रहा है। उपरोक्त शब्द जो है मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के ऐसे कथनों से अनेक प्रकार के डर भी फैल रहे हैं, लेकिन डरिए मत। बिजनेस की मजबूरी है, जैसे जैसे व्यवसाय प्रतिस्पर्धी और नवीन बने रहने का प्रयास कर रहे हैं, तेज़ी से एआई और अन्य उन्नत तकनीकों का रुख कर रहे हैं ताकि प्रक्रियाओं को कारगर बनाया जा सके, उत्पादकता बढ़ाई जा सके और समग्र दक्षता में सुधार किया जा सके। एआई के लगातार विकसित होने वाले क्षेत्र के साथ
आने वाले वर्षों में नौकरियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। कई लोग डरे हुए हैं कि उनकी नौकरी चली न जाए और चली गई तो दूसरा क्या काम मिलेगा इत्यादि। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, यदि आप कुछ तथ्यों को समझकर अपने आप को रीट्यून करने को तैयार हो जाएं। यहाँ मैं 7 पैटर्न डिस्कस करूँगा जो एआई द्वारा अगले 3 वर्षों में नौकरियों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाएगा। आप इन सब से निपट भी सकते हैं। राइजिंग ऑटोमेशन एआई द्वारा नौकरियों को प्रभावित करने वाले सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक ऑटोमेशन है। जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाएंगी, वे उन कार्यों को करने में सक्षम होंगी जो कभी सिर्फ मानव कर पाते थे। इससे कुछ उद्योगों में नौकरी छूट जाएगी, विशेष रूप से वे जो शारीरिक श्रम पर बहुत अधिक निर्भर थे। उदाहरण के लिए ऑटोमेशन के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में पहले ही कुछ नौकरियां जा चुकी हैं। वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक समाधान उन स्किल्स के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है जो एआई के पूरक हैं, जैसे कि रचनात्मक सोच, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इन कौशलों के ऑटोमेटेड होने की संभावना कम है और ये वर्क प्लेस में तेज़ी से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ऑगमेंटेड डिसीजन मेकिंग एआई में वर्क प्लेस में निर्णय लेने की प्रक्रिया में काफ़ी वृद्धि करने की क्षमता है। बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके एआई व्यवसायों को पैटर्न की पहचान करने और अधिक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के में मदद कर सकता है। इससे दक्षता में वृद्धि और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? वर्क प्लेस में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए व्यक्ति को डेटा विश्लेषण व्याख्या से संबंधित कौशल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। यह उन्हें एआई के साथ काम करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करने की अनुमति देगा। अब तीसरी बात आती है इसमें ऑगमेंटेड कस्टमर एक्सपीरियंस। एआई में ग्राहक अनुभव को काफ़ी बेहतर बनाने की क्षमता है। चैटबॉट्स और अन्य एआई संचालित ग्राहक सेवा उपकरण ग्राहकों को तत्काल सहायता प्रदान कर सकते हैं, प्रतिक्रिया समय में सुधार कर सकते हैं और वेटिंग टाइम को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एआई व्यवसायों को ग्राहकों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रस्तावों को तैयार करने की अनुमति मिलती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि वर्कर्स और प्रोफेशनल को संचार और समस्या समाधान जैसे ग्राहक सेवा से संबंधित कौशल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें ग्राहकों की सहायता के लिए एआई पावर्ड टूल्स का उपयोग करने में भी सहज होना चाहिए। बेटर वर्कप्लेस सिक्योरिटी एआई संभावित खतरों की पहचान करके और जोखिमों को कम करके वर्कप्लेस सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए एआई संचालित रोबोटों का उपयोग खतरनाक कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है, जिससे मानव श्रमिकों को चोट लगने का जोखिम कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त संभावित सुरक्षा जोखिमों के लिए कार्यस्थल की निगरानी के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। सॉल्यूशन क्या है आपके पास? आप वर्क प्लेस सुरक्षा से संबंधित कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे जोखिम मूल्यांकन और खतरे की पहचान। उन्हें एआई संचालित रोबोट के साथ काम करने में भी सहज होना चाहिए। पांचवा है इसमें राइजिंग पर्सनलाइजेशन। एआई बिजनेसेस को ग्राहकों को व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने में मदद कर सकता है। ग्राहक डेटा का विश्लेषण करके एआई ग्राहकों को संतुष्टि और वफादारी में सुधार करते हुए अनुरूप अनुशंसाएं और ऑफर प्रदान कर सकता है। सॉल्यूशन क्या है आपके पास? आप डेटा विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन्हें ग्राहकों को व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए एआई संचालित उपकरणों का उपयोग करने में भी सहज होना चाहिए। अब छठा है इसमें न्यू जॉब रोल, जहां एआई कुछ उद्योगों में नौकरी के नुकसान का कारण बन सकता है। यह दूसरों में नई नौकरी की भूमिका भी पैदा करेगा। उदाहरण के लिए एआई संचालित प्रणालियों के विकास और रखरखाव के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। आपको एआई से संबंधित कौशल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग। इसके अतिरिक्त उन्हें उभरती हुई नई भूमिकाओं और टेक्नोलॉजी के अनुकूल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। सातवां जो इसमें सबसे लास्ट है वो है एथिकल कंसर्न। जैसे जैसे एआई कार्यस्थल में तेज़ी से एकीकृत होता जा रहा है, इससे नैतिक प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए एआई के पूर्वाग्रह और भेदभाव को बनाए रखने की क्षमता के बारे में चिंताएं हैं। सॉल्यूशन क्या है? व्यक्तियों को नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कौशल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें एआई के संभावित नैतिक निहितार्थों के बारे में पता होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि एआई का उपयोग नैतिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाए। तो सारांश ये है कि एआई का आने वाले वर्षों में नौकरियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जहां कुछ उद्योगों में नौकरी छूट सकती है, सही कौशल वाले लोगों के लिए नए अवसर भी होंगे। कार्यस्थल में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए व्यक्ति को ध्यान। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।